नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पारासर श्री राम कोचिंग क्लासेस थावला की ओर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हम भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 1, जिसमें ये कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है। अगर इसे गहन अध्ययन में देखें तो एक शब्दांश मिलता है कि भारत विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत में जो राज्य हैं उनको विनाशी कहा गया है, क्योंकि राज्यों को तोड़ सकते हैं, दो राज्यों को एक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, परंतु संपूर्ण भारत में या भारत जो राज्यों का संघ है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आगे देखते हैं अनुच्छेद 5, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसमें नागरिकता का प्रावधान है, और वो भी कौन सी, जो भारतीय हैं, जन्म से भारत में हैं और संविधान प्रारंभ से 5 वर्ष पूर्व से यहाँ के निवासी हैं। अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9 इत्यादि में भी नागरिकताओं के ही प्रावधान हैं, जिनमें पाकिस्तान से आए हुए विभाजन के समय के नागरिक, या जिन्हें हम NRI कहते हैं, जो अब है तो भारतीय मूल के लेकिन विदेशों में निवास करने लग गए, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी नागरिकताओं के प्रावधान इन्हीं अनुच्छेदों के माध्यम से दिए गए हैं, जिनको जब हम भाग व अनुसूचियाँ वगैरह पढ़ेंगे तब उनमें विस्तार से इन पर चर्चा की जाएगी। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 14, इसमें है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक भारतीय संविधान में समानता के प्रावधान हैं, जिसमें अनुच्छेद 14 बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको कई एग्जामों में पूछा भी गया है। विधि के समक्ष समानता, विधि का मतलब कानून, कानून के समक्ष या संविधान के समक्ष सभी बराबर होंगे, चाहे वह राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भारत का एक आम नागरिक ही क्यों ना हो। अनुच्छेद 17, जिसमें कहा गया है अस्पृश्यता का अंत। इसे याद करने के तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि 17 में खतरा। अस्पृश्यता का अंत मतलब कि जो भारत में भेदभाव की भावना है या छुआछूत की जो एक सोच बन रखी थी, उसका अंत करने के लिए भारतीय संविधान में इस प्रावधान को लिया गया है। यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता की भावना फैलाता है तो उसके प्रति कानूनी कार्यवाही की जाती है। अगला है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। उपाधियों से तात्पर्य यह है कि जो पुराने टाइम में जो अनेक प्रकार की उपाधियाँ दी गई थी, जैसे कि राज प्रमुख, महाराज या राय साहब, ऐसी उपाधियाँ, जितनी प्रकार की उपाधियाँ थी उन सब का क्या कर दिया गया है, अंत कर दिया गया है। लेकिन आपको नोट करने लायक चीज़ ये है कि वर्तमान में शिक्षा व सेना, इन दो क्षेत्रों में आज भी विभिन्न प्रकार की उपाधियाँ प्रदान की जाती हैं और हम ग्रहण भी कर सकते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक तथ्य है कि क्या कोई भारतीय व्यक्ति विदेश की उपाधि धारण कर सकता है क्या? जी बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसके लिए हमें राष्ट्रपति की अनुमति होनी चाहिए। यदि राष्ट्रपति उसकी अनुमति दे तो हम विदेशी जो उपाधियाँ हैं उनको ग्रहण कर सकते हैं, जिसमें शाहरुख खान का भी उदाहरण कई बार हम कक्षा में देते हैं। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 19 बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपके प्रेस की स्वतंत्रता, जो मीडिया की स्वतंत्रता है, अखबार की स्वतंत्रता है, या भारत में घूमने की स्वतंत्रता है, कई प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख इसमें किया गया है। चलिए इसको एक मजाक के तौर पर याद करते हैं, जो मैंने कक्षा के बच्चों को याद करवाने के लिए बनाया था, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। अनुच्छेद 19(1) क, 19(1) ख, ग, घ, ड़ और 6, इसमें ध्यान रखने लायक बात यह है कि इसमें 6 का जो प्रावधान था उसे अब निरस्त कर दिया गया है, वो संपत्ति से जुड़ा हुआ था, उसे अब हटा दिया गया है। चलिए इनको याद करते हैं।
सबसे पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसको बच्चों को याद करवाने के लिए हमने एक कहानी बनाई है, वो कहानी आपको बताते हैं। जैसे कि आपका कोई मित्र है, वो बहुत अच्छा गाता है या उसके विचार इतने अच्छे हैं, लेकिन वो अकेले कमरे में बैठ के वो गाना गाता है या अपने विचार प्रकट करता है। तो सबसे पहले अपन याद कर सकते हैं 19(1) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की आज़ादी या बोलने की स्वतंत्रता। अब हमने उसको कहा कि भाई अगर तू इतना अच्छा गाता है तो तू अकेले कमरे में क्यों गाता है, एक बहुत बड़ा सम्मेलन बुलाते हैं। क्या कहेंगे? एक बहुत बड़ा सम्मेलन बुलाते हैं और वहाँ पर अपने विचार रख या वहाँ अपना गाना गा। तो 19(1) में क्रमबद्धता में याद कर सकते हैं कि जब तू अकेला अच्छा गाता है, अकेले अच्छे विचार रखता है, तो उसको क्यों ना एक सम्मेलन में गा। सम्मेलन बुलाया तो नए नए दोस्त भी बने। तो सब ने ये कहा कि चलो एक सबके नंबर लेके एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, मतलब कि संघ बना लेते हैं, संगठन बना लेते हैं। तो संघ बनाने की या संगठन बनाने की स्वतंत्रता 19(1) में प्रदान की गई है। जब दोस्त बने तो सब ने कहा चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो भारत में अवैध रूप से भ्रमण की स्वतंत्रता। तो दोस्त हैं, ग्रुप बना तो चर्चा हुई कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो 19(1) में ये कहा गया है कि भारत में आप कहीं भी अबाध रूप से, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, अवैध रूप नहीं होगा, अबाध रूप होगा, अबाध रूप से भ्रमण की स्वतंत्रता, मतलब कि बिना किसी रोक टोक के आपको घूमने की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। जब घूमने गए तो वहाँ का नज़ारा देखा, वहाँ का माहौल देखा, बोले कि ठीक है अब तो यहीं रहने का मन हो रहा है। तो वहीं बसावट करने के लिए या निवास की भारतीय संविधान में क्या दी गई है? स्वतंत्रता दी गई है, जो कि है आपके 19(1) में भारत के किसी भी क्षेत्र में अबाध रूप से निवास की स्वतंत्रता। उसके बाद में 6 का मैंने बता ही दिया, संपत्ति का जुड़ा हुआ था, उसे हटा दिया गया है। उसके बाद में आता है 19(1)(6) निवास तो करने लग गए, तो क्या केवल निवास करने से काम चल जाएगा? क्या कमाना तो पड़ेगा, खाएंगे क्या? इसलिए सब दोस्तों ने कहा कि अब तो हमें व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता भी चाहिए। तो 19(1)(6) में व्यापार की स्वतंत्रता। इसे अनुच्छेद 21 में प्रावधान है जीवन व दैहिक स्वतंत्रता का, जो कि महत्वपूर्ण है और आपको याद भी रखना चाहिए। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनेक प्रकार की व्याख्याएं भी की गई हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार जो कि कानूनी रूप से प्राप्त भी हो चुका है, निजता का अधिकार, स्वच्छ जल पीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार। तो इस प्रकार कई प्रकार की इसमें व्याख्याएं की गई है, जो कि आपको याद रखनी चाहिए। अगला चलते हैं अनुच्छेद 51 क, जो कि है मूल कर्तव्य। इस पर एक अपन याद करने के तरीके से ये देख सकते हैं कि मूल कर्तव्य जो है वो कि संविधान के भाग 4 क का प्रावधान है, भाग 4 क का। और अनुच्छेद भी कौन सा है? 51 क, और नाम भी क्या है? कर्तव्य। तो सारे के सारे क से आप याद कर सकते हैं कि भाग भी 4 क, अनुच्छेद भी 51 क, और उसमें प्रावधान किसका है? कर्तव्यों का है, जो कि मूल संविधान में नहीं था सॉरी, जो कि इंदिरा गांधी के समय सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जिसको जोड़े गए थे। तो याद रखना, मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया। शुरुआत में ये 10 थे, परंतु वर्तमान में अभी ये 11 हैं, जिसमें 11वां बहुत पूछा जाता है कि कौन सा है? शिक्षा के अधिकार से जुड़ा हुआ, जो कि 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप याद करते रहिए। अब चलते हैं अगला, बहुत मज़ेदार चीज़ है। 3 अनुच्छेदों को एक साथ याद करने का तरीका है। हमारी कक्षा में एक स्टूडेंट थी जिसका नाम था सरला। उसने कहा कि सर मेरे नाम से कुछ पॉलिटिकल साइंस में याद करवा के बताइए। मैंने कहा ठीक है, आपके नाम से कुछ बन रहा है तो आपको बताते हैं। स का अपन मीनिंग ले सकते हैं संसद से, रे का मीनिंग ले सकते हैं अपन राज्यसभा से, और ले का तात्पर्य ले सकते हैं अपन लोकसभा से। अगर ऐसे याद करें तो अनुच्छेद 79, 80 और 81 तीनों क्रमबद्ध भी हैं
और उनके नाम से रिलेटेड भी लग रहे हैं। तो केवल हो सकता है आपके भी किसी मित्र का नाम सरला हो तो उसके नाम से आपको 3 अनुच्छेद इकट्ठे ही याद हो सकते हैं। केवल इनको ध्यान देना है, 79, 80 और 81, 79, 80 और 81, संसद, राज्यसभा और लोकसभा। अब इनमें है क्या, तीनों में लैंग्वेज एक जैसी है, बस याद करने का चाहिए कि संसद, राज्यसभा और लोकसभा तीनों के संगठन व संरचना के प्रावधान जो हैं वो 79, 80 और 81 में है, सरला। इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। फिर हमारी कक्षा में एक और स्टूडेंट, उसने कहा, बोला कि सर ये तो गलत बात है, एक स्टूडेंट के नाम पे तो आपने कुछ याद करवा दिया, हमारे नाम से भी कुछ याद करवाइए। तो उसका नाम था वी पा से, मैं इसमें यह सड़क वाला ले रहा हूँ ताकि वो अपने को याद हो जाए। विपाशा 168, 169 और 170, तीनों क्रमबद्ध, ये भी 168, 169 और 170, और नाम रहेगा विपाशा। अब इनकी फुल फॉर्म कैसे बनाएंगे, वी का मतलब राज्य विधानमंडल, जो कि प्रावधान किस में है, अनुच्छेद 168 में, कि राज्य का एक विधानमंडल होगा जिसमें एक राज्यपाल और 2 सदन होंगे। पा का मतलब अपन तात्पर्य परिषद से ले सकते हैं, तो विधान परिषद किस में है, 169 में है। से का मतलब विधान सभा, तो वो 170 में आती है। तो विधान मंडल, विधान परिषद और विधान सभा, सभा का स, परिषद का प और विधान मंडल का तो वी है ये। तो 168, 169 और 170 ये आप अलग से एक्स्ट्रा याद कर सकते हैं, अलग से लिख के याद कर सकते हैं, जो कि इससे ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 111 बहुत ही अच्छा अनुच्छेद है, क्योंकि इसमें प्रावधान किया गया है कि किसी भी विधेयक को कानून का रूप देने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की अनिवार्यता होती ही है। इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि भारत में जो सर्वोच्च पद है वो किसका है, राष्ट्रपति का है। तो घर में अगर 2 जवाई हों तो अगर छोटे जवाई को 101 रुपये देते हैं तो बड़े जवाई को खुश करने के लिए कितने देने पड़ेंगे, 111। तो घर में जो सर्वोच्च है, जो बड़ा जवाई है, उसके तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि अनुच्छेद 111 मतलब जो सबसे ज़्यादा पावरफुल रहेगा वो कौन रहेगा, राष्ट्रपति रहेगा। तो अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानूनी रूप नहीं ले सकता। आगे चलते हैं। ये भी बड़े मज़ेदार चीज़ है, इसमें गणितीय कुछ अपने को नज़र आ रहा है कि जैसे कि 1, 2, 3, फिर है नीचे लिखे हुए हैं 2, 1, 3 और फिर लिखा हुआ है 3, 1, 2। गणितीय रूप में देखें तो ये अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन डिजिट आगे पीछे हो रही है, 1, 2, 3, 2, 1, 3 और 3, 1, 2, तीनों ही इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति का अध्यादेश जो कि किस में है, 123 में है। राष्ट्रपति जब सदन नहीं चल रहा हो, राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही नहीं चल रही हो, तो अगर देश में किसी कानून की आवश्यकता हो तब राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वह अनुच्छेद 123 के तहत स्वयं ही क्या जारी कर सकता है, अध्यादेश कर सकता है, जो कि 6 माह के लिए चलायमान रहेगा। 6 माह में जब सत्र चलेगा तब सत्र के सामने उस अध्यादेश को रखा जाएगा और उस पर वोटिंग करवाई जाएगी कि वो अध्यादेश सही है या नहीं है। तो ये तो बात हुई राष्ट्रपति के अध्यादेश की 123 में। उसी प्रकार राज्यपाल का भी अध्यादेश जो है, भाई यहाँ राष्ट्रपति है और यहाँ राज्यपाल है, फ़र्क तो इतना ही है, और डिजिट भी एक जैसी ही लग रही है, 1, 2, 3 और 2, 1, 3। तो गौर से याद करें तो यहीं का यहीं याद भी हो जाएगा, 1, 2, 3 और 2, 1, 3। फिर है 3, 1, 2, ये थोड़ा सा अलग है लेकिन डिजिट अलग थी, तो मैंने कहा इसको सम्मिलित रूप से यहीं याद कर लेते हैं। ये बहुत अच्छा एक अनुच्छेद है जो कि 10वीं कक्षा में आया हुआ है कि नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, जो कि अधिकार किसको प्राप्त है, राज्यसभा को। आपको गौर से ये चीज़ देखनी चाहिए कि हम देखते हैं ज़्यादातर कि सभी लोग कहते हैं कि लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो 10वीं कक्षा की किताब में तीनों अनुच्छेद दिए हुए हैं, वो आपको समझने चाहिए कि अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 249 मतलब कि 249
और अनुच्छेद 312। ये तीनों ही ऐसे अनुच्छेद हैं जहाँ कौन हावी होती है, राज्यसभा। तो अनुच्छेद 67 जिसमें उपराष्ट्रपति के महाभियोग की बात है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का ही पदेन सभापति होता है, तो उसे हटाने की जो कार्यवाही होती है, महाभियोग जो होता है, उसकी शुरुआत केवल और केवल कौन कर सकती है, राज्यसभा कर सकती है, लोकसभा नहीं। अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312 ये तीनों ही केवल और केवल किसके लिए होते हैं, राज्यसभा के लिए ही होते हैं। तो यहाँ से कहने का तात्पर्य ये है कि ये तीनों अनुच्छेद राज्यसभा को ज़्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। अब गणितीय डिजिट की बात चली है तो एक मज़ेदार ट्रिक और बन सकती है जो कि आपको दिख रही है, 124 214 और यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको 241 कर लें, ठीक है। 124 214 और 241, चलिए इनको याद करते हैं। 124 मतलब कि उच्चतम न्यायालय, मतलब कि कौन, सुप्रीम कोर्ट जो कि दिल्ली में है, ये वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। तो 124 में है सुप्रीम कोर्ट। फिर है 214, इसमें प्रावधान है कि समस्त राज्यों के लिए अपना अपना एक क्या होगा, उच्च न्यायालय, जिसको अपन क्या कहते हैं, हाई कोर्ट, ठीक है। फिर 241 241 में है जो संघ शासित क्षेत्र हैं, जो पहले कितने थे, 7, लेकिन वर्तमान में 9। उसका कारण आपको सबको पता है, वर्तमान सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग से संघ शासित प्रदेश घोषित कर दिए हैं, तो अब इनकी संख्या कितनी हो गई है, 9 हो गई है। तो उन संघ शासित क्षेत्रों के लिए जो हाईकोर्ट का प्रावधान है वो किस में है, 241 मतलब कि 241 में है। तो 124 214 और 241 डिजिट एक जैसी है, आगे पीछे करना है और याद करना है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और संघ शासित प्रदेशों के लिए हाई कोर्ट का प्रावधान। तो ये कुछ मज़ेदार ट्रिक। अब लास्ट, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, 10वीं कक्षा लो, चाहे 12वीं कक्षा लो, चाहे ग्रेजुएशन लो, सभी में इनका प्रावधान है और उल्लेख भी है, और आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम से तो लेकर बहुत महत्वपूर्ण है। आपातकालीन शक्तियों में 3 प्रकार की शक्तियाँ हैं, एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक राज्यों में राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। यहाँ तक कि स्कूल व्याख्याता के एग्ज़ाम में भी जो 3 ग्रुप थे, तीनों ग्रुप में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें एक बार आंतरिक शांति के नाम पर पूछा गया, एक बार राज्यों के राष्ट्रपति शासन के अनुच्छेद के बारे में पूछा गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन देखते हैं। अनुच्छेद 352 जिसमें अपन कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल, ये तीनों ही शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति को यदि ऐसा लगे कि सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण जैसी परिस्थितियाँ हो चुकी है तो देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 356, जब राज्यपाल द्वारा ऐसी रिपोर्ट दी जाए कि उस राज्य में प्रशासनिक तंत्र फेल हो चुका है या मुख्यमंत्री अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है या कुछ भी कारण हो सकता है, जिसकी रिपोर्ट पर राष्ट्रपति उस राज्य में क्या लगा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और वित्तीय आपातकाल, जो वित्तीय दुर्बलताओं जैसे कि भारत में या मान लो ऐसी परिस्थितियाँ आ जाए जैसे वित्तीय स्थितियाँ बिगड़ चुकी हैं, तो उस समय राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। बात करें इनकी संख्याओं की, तो अभी तक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो 3 बार लग चुका है। कितनी बार, 3 बार। और राज्य में राष्ट्रपति शासन की अगर बात करें तो अपन तो केवल राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे, तो राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन है वो अब तक 4 बार लग चुका है, तो 3 और 4। और वित्तीय आपातकाल की बात करें तो अभी तक कभी भी इसका प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये 352, 356 और 360 जो कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हैं। राष्ट्रीय आपातकाल देश में 3 बार लग चुका है, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार लग चुका है और देश में वित्तीय आपातकाल का प्रयोग कभी भी नहीं हुआ है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को हम लेकर आए हैं और जल्द ही
आपके लिए टॉपिक वाइज जो वीडियोस होते हैं वो हम स्टार्ट कर देंगे, तो आप उनका आनंद ले सकते हैं। धन्यवाद।